Welcome once again, dear friends, and today we are going to talk on sustainable development and organic farming. And this is the last portion, last वीडियो ऑन रूरल डेवलपमेंट के ऊपर ये मेरा लास्ट अंतिम वीडियो है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक एज यूजुअल क्वेश्चन आपसे मेरा है, तनवा का फुल फॉर्म क्या है? तनवा, इससे पहले के वीडियो में हमने चर्चा किया था तनवा, तो TANWA तनवा का फुल फॉर्म आपको बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इन रिसेंट ईयर्स अवेयरनेस ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ केमिकल बेस्ड फर्टिलाइजर्स, यूरिया, NPK, इस तरह के जितने फर्टिलाइजर्स हैं जो केमिकल बेस्ड हैं उसकी बात हो रही है, और पेस्टिसाइड ऑन आवर हेल्थ इज ऑन अ राइज। हमारे शरीर के ऊपर, हमारे पर्यावरण के ऊपर जो बुरा असर है केमिकल और पेस्टिसाइड का, ये हाल फिलहाल के वर्षों में काफ़ी बढ़ गया है। कन्वेंशनल एग्रीकल्चर रिलाइज हैवली ऑन द केमिकल फर्टिलाइजर्स। जो कन्वेंशनल जो एग्रीकल्चर है, जो आज़ादी के बाद जिस एग्रीकल्चर पर हमने जोर दिया उसको यहाँ पर मतलब है, हमारे यहाँ तकनीक तो मैन्योर बेस्ड थी, बायो गोबर की जो गोबर का प्रयोग हम ज़्यादा करते थे, काऊ डंग या बुफेलो डंग, इन सब चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा होता था। और जो शरीर के ऊपर इसका, वैसे तो हमारे यहाँ पूजा वगैरह में भी काऊ डंग का प्रयोग किया जाता है, आयुर्वेद में इसके बहुत सारे चीज़ों, गोमूत्र का भी बड़ा ही आयुर्वेदिक महत्व है, कैंसर जैसे बहुत सारी बीमारियों को दूर करता है वो। तो conventional agriculture relies heavily on the chemical fertilizers and toxic pesticides, etc., which enter the food supply, penetrate the water sources, harm the livestock, deplete the soil, and devastate natural ecosystem. कुल मिला के इसे कहने का मतलब है कि कन्वेंशनल जो एग्रीकल्चर है वो केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड, इन सब का हमारे फूड के ऊपर, पानी के जो रिसोर्स हैं उसके ऊपर, जानवरों के ऊपर, मिट्टी के ऊपर, पूरे इकोसिस्टम के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव है। एफर्ट्स इन इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज विच आर इको फ्रेंडली आर एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एंड वन सच टेक्नोलॉजी विच इज इको फ्रेंडली इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। और इन सब का आंसर जो है इको फार्मिंग के द्वारा हम कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फार्मिंग के द्वारा दे सकते हैं, जो कि जैविक खेती के नाम से जाना जाता है, और आजकल इसकी बहुत मार्केटिंग हो रही है। और जैसे बाबा रामदेव वगैरह ने और जितने भी इस तरह के जो लोग हैं, इस पर काफ़ी इन्होंने जोर दिया है। सो ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग इज एन इको फ्रेंडली, मतलब पर्यावरण की रक्षा, पर्यावरण मित्र की टेक्निक है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इज एन इको फ्रेंडली टेक्निक ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स विच प्रमोट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो सतत पोषणीय विकास, ऐसा विकास जो कि केवल स्वार्थी विकास न होकर प्रेजेंट जनरेशन का ही केवल ध्यान न रखे, बल्कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्स को छोड़ दे, उसका भी ध्यान रखे। तो इस तरह का विकास जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। इन अदर वर्ड्स, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर इज अ होल सिस्टम ऑफ फार्मिंग दैट रिस्टोर्स, मेंटेन्स एंड इन्हांसेस द इकोलॉजिकल बैलेंस, जो रीस्टोर करता है, मतलब साथ साथ जिसको जो है रिप्लेनिश करता जाता है, उसको सपोर्ट करता जाता है, उसको मेंटेन करता जाता है, उसको बचाता जाता है, और जो पूरा इकोलॉजिकल बैलेंस है उसको मेंटेन करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। दुर्भाग्य है कि हमने अपने ही सिस्टम को डिसरिस्पेक्ट किया, रिस्पेक्ट की तो बात ही छोड़ दी, डिसरिस्पेक्ट किया। अब धीरे धीरे वो चीज़ें बदलाव आ रही हैं। देयर इज एन इंक्रीजिंग डिमांड फॉर ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड टू इनहेंस फूड सेफ्टी थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो अब पूरे विश्व में ऑर्गेनिक जो फूड हैं और उसके जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है। बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर क्या है? पहला है हेल्प्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हेल्पफुल होता है ये। कैसे? ऑर्गेनिक फार्मिंग हेल्प्स इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एज द आउटपुट इज पेस्टिसाइड फ्री। पेस्टिसाइड फ्री होता है, उसमें कोई भी किसी भी तरह के पेस्ट जो है, पेस्ट मतलब कीड़े, उसको साइड में सुसाइड, मेटिसाइड, पेटिसाइड, इस तरह की जो वर्ड है, तो पेस्टिसाइड का मतलब कीड़े मकोड़े मारने वाले,
जो दवाएं होती हैं, स्प्रे जो की जाती हैं, तो उससे मुक्त होता है। एंड प्रोड्यूस्ड इन एन इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल इन अ वे, और जो है मतलब जो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करे, ऐसा पोषण विकास के रास्ते को खोलने वाला है। इंडिया हैज़ ए क्लियर एडवांटेज इन प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। भारत को एक क्लियर कट एडवांटेज है ऑर्गेनिक फूड के प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, फॉर बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। घरेलू बाजार और अंतर्राष्ट्रीय बाजार दोनों के लिए ये बहुत ही फायदेमंद है, मतलब इसकी डिमांड काफ़ी होगी। नेक्स्ट है ऑफर्स अ मीन्स टू सब्स्टिट्यूट कॉस्टलियर एग्रीकल्चरल इनपुट्स, और जो महंगे हैं कॉस्टलियर जो इनपुट्स हैं, किसी सामग्री है, उसको भी मुक्ति दिलाता है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर ऑफर्स अ मीन्स टू सब्स्टिट्यूट कॉस्टलियर एग्रीकल्चर इनपुट्स सच एज हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन सब से मुक्ति दिलाता है, क्योंकि इन सब की ज़रूरत हमको मॉडर्न एग्रीकल्चर में थी जब हम ग्रीन रेवोल्यूशन करते थे। और लोकली प्रोड्यूस ऑर्गेनिक इनपुट्स जो आसपास परिवेश में होते हैं, उन इनपुट्स का प्रयोग किया जा सकता है मैन्यूर्स के रूप में, दैट आर चीपर एंड देयर बाई जनरेट फूड रिटर्न्स ऑन द इन्वेस्टमेंट, और जो इसमें अच्छा खासा रिटर्न मिलता है। जैसे हम गार्डन टेरेस फार्मिंग करते हैं या फ्लैट में जब हम ग्रो करते हैं, तो घर में जो आलू प्याज ये सब के जितने भी छिलके होते हैं, तो उन सबको हम फेंकने की जगह इनका भी हम यूज कर सकते हैं और मैन्योर बना सकते हैं, घर में ही बना सकते हैं। तो आप बाहर से, तो ये जब लोकली मैन्युफैक्चर होगा, लोकल हर व्यक्ति या हर किसान जो है उसके घर में हमारे यहाँ मिक्सड जो एग्रीकल्चर का जो सिस्टम है, हम एनिमल भी रियर करते हैं साथ साथ, तो एनिमल का जो वेस्ट है वो उसका हम बड़े ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरह के एग्रीकल्चर ऑर्गेनिक फार्मिंग में। It generates income through exports. Organic agriculture also generates income through exports as the demand for organically grown crops is on rise. अब पूरे विश्व में ऑर्गेनिक जो फूड है उसकी डिमांड बढ़ गई है, और भारत के आयुर्वेद की वैसे भी धूम मची हुई है। तो आयुर्वेद का मतलब ये है कि ऑर्गेनिक फूड की तरफ अग्रसर हो जाना। मतलब इसेंशियली नहीं कर सकते, वो केमिकल के द्वारा आयुर्वेद के प्रोडक्ट को भी ग्रो किया सकता है, लेकिन क्योंकि आयुर्वेद को प्रमोट करने वाली जितनी भी कंपनियां हैं वो ऑर्गेनिक फूड या ऑर्गेनिक जो मैन्योर्स का यूज करने वाली ज़्यादा हैं, और उनको इसी का प्रमोशन का उनको फ़ायदा ही मिलने वाला। ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड हैज़ मोर न्यूट्रिशनल वैल्यू देन केमिकल फार्मिंग, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू ज़्यादा होती है केमिकल फार्मिंग से, दस प्रोवाइडिंग अस विद अ हेल्दी फूड्स। Generates more employment. Organic agriculture generates more employment since organic farming requires more labor inputs than conventional farming. ठीक है, तो इसलिए आपको रोजगार की भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इंडिया विल फाइंड ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड अट्रैक्टिव प्रोपोजिशन, और इस तरीके से भारत में ऑर्गेनिक फार्मिंग के ज़्यादा खरीदार भी होंगे, ज़्यादा प्रयोग करने वाले होंगे, और इसकी ये बहुत ही अट्रैक्टिव जो है डेस्टिनेशन हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट का सोर्स हो सकता है, एक एवेन्यूज क्रिएट कर सकता है। नाउ प्रॉब्लम्स लिमिटेशंस ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्या क्या इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसके ऊपर भी विचार करना जरूरी है। केवल फ़ायदे की बात नहीं होगी, कुछ तो इसके प्रॉस कॉन्स तो होंगे ही, इसके कुछ तो चैलेंजेस होंगे ही, तो उन चैलेंजेस के ऊपर और जो प्रॉब्लम्स फेस होगा उसके ऊपर भी थोड़ा विचार करते हैं। तो the yield from the organic farming are less than modern agriculture farming in the initial years. शुरुआती वर्ष में उसके प्रोडक्शन कम होंगे, therefore small and marginal farmers may find difficult to adapt the large scale production. तो इसलिए जो marginal farmers है, छोटे किसान हैं, उसको इसको फॉलो करने में उनको दिक्कत आएगी। ऑर्गेनिक प्रोड्यूस may also have more blemishes and shorter shelf life than स्प्रेड प्रोडक्ट्स। जो स्प्रेड प्रोडक्ट्स होते हैं उन पर केमिकल का छिड़काव होने की वजह से खराब होने की संभावनाएं कम होती हैं। ऑर्गेनिक में जल्दी खराब होगा, इसकी भी एक समस्या है, लेकिन इसको वेयर हाउस और स्टोर हाउसेज वगैरह फ्रीजिंग पॉइंट्स बनाकर हम इसको दूर कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट को इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर देने की ज़रूरत होगी, और इससे पहले हमने जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग के चैलेंजेस है उसमें हमने इस बात को हाईलाइट किया था। चॉइस इन प्रोडक्शन ऑफ सीजन क्रॉप्स इज क्वाइट लिमिटेड इन ऑर्गेनिक फार्मिंग।
ऑर्गेनिक फार्मिंग में चूंकि वो स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है, ऑक्सीजन में कोई चीज़ ग्रो करते हैं तो स्वास्थ्य वर्धक नहीं होती है उतनी, जब नेचुरल जो उसका जो सीजन है उसमें जो ग्रोथ होती है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग इन सब चीज़ों को प्रमोट नहीं करता ऑक्सीजन प्रोडक्शन को, तो वहाँ एक चैलेंज बन सकता है। मार्केटिंग ऑफ ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स इज अनदर मेजर प्रॉब्लम। उनकी मार्केटिंग मुश्किल हो रही क्योंकि वो जो पेरिशेबल जल्दी होंगे तो इसलिए पेरिशेबल होंगे, इसलिए इस तरह की समस्याएं आएंगी। सजेशंस ऑन टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग, क्रिएटिंग अवेयरनेस एंड विलिंगनेस ऑन द पार्ट ऑफ द फार्मर्स टू अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी। किसानों में इसके प्रति जागरूकता पैदा करने की जरूरत है। प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसकी भी हमने चर्चा की, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है, स्टोरेज हाउसेज वगैरह। प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग द प्रोडक्ट्स नीड टू बी एड्रेस्ड। उसके मार्केटिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस करने की जरूरत है। जब तक लोगों में अवेयरनेस नहीं होगा तब तक वो परचेज ही नहीं करेंगे, जब परचेज नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन करने वाले को उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। अप्रोप्रिएट एग्रीकल्चर पॉलिसी, गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर पॉलिसी इसी हिसाब से बनानी पड़ेगी जिससे कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट कर सकें। फाइनली द कंक्लूजन, तो हम कंक्लूजन पार्ट पर हम चर्चा कर रहे थे, एक बार देख लेते हैं इसको। तो देयर इज अ ग्रेटर नीड टुडे टू मेक रूरल एरियाज मोर वाइब्रेंट थ्रू द डाइवर्सिफिकेशन इनटू डेयरिंग। मतलब रूरल सेक्टर को और वाइब्रेंट बनाना है। कैसे बना सकते हैं? इसमें डेयरी सेक्टर में हम काम कर लें, पोल्ट्री फार्मिंग पे काम करें, फिशरीज के ऊपर, वेजिटेबल्स के ऊपर, फ्रूट्स हॉर्टिकल्चर के ऊपर, और जिससे कि हम रूरल एरिया में प्रोडक्शन को बढ़ा सकें और वहीं पर प्रोडक्शन सेंटर बना लें। वहीं पर हम प्रोडक्शन के माध्यम से हम इस न केवल अर्बन बल्कि फॉरेन एरिया में हम एक्सपोर्ट करते, फॉरेन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिससे हम हायर इनकम मिलेगी और इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। इससे हमारा रिटर्न और भी बढ़ता ही जाएगा, लगातार एक चेन इफेक्ट बन जाएगा। इसमें जो सहायता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर से बहुत कुछ मिल सकता है, जो क्रेडिट है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग है। फार्मर फ्रेंडली एग्रीकल्चर पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी जिससे कि फार्मर्स के मन में सरकार के प्रति विश्वास पैदा हो, इसकी भी ज़रूरत है। कभी कभी आप सरकार बहुत अच्छा काम करना चाहते हैं, जिससे किसान आंदोलन में सरकार का एटीट्यूड बहुत ही बढ़िया था, मतलब सब किसानों के लिए फ़ायदेमंद था, लेकिन विश्वास की कमी कह लीजिए या विश्वास की कमी को बढ़ा दिया गया विभिन्न पक्षों के द्वारा। तो इसकी वजह से जो इसके लिए ज़रूरी है कि हम सरकार और किसानों के बीच में, फार्मर्स के बीच में डायलॉग होता रहे, जिससे सरकार जो काम करना चाहती है किसानों के लिए, किसान उसको समझें, किसान विश्वास करेंगे तभी किसी पॉलिसी को ओके करेंगे। सो टुडे वी कैन नॉट लुक एट द एनवायरनमेंट एंड रूरल डेवलपमेंट। अलग अलग तरीके से एनवायरनमेंट और पर्यावरण और ग्रामीण विकास को हम नहीं देख सकते, दोनों को साथ साथ लेकर चलना पड़ेगा। और हमको ऐसी टेक्नोलॉजी को प्रोक्योर करने की ज़रूरत है जो इको फ्रेंडली हो, जो पर्यावरण की को ध्यान देने वाली टेक्नोलॉजी हो, जिससे पर्यावरण का हम प्रमोशन कर सकें और जो इस तरह की स्थितियाँ जो बन गई हैं उन स्थितियों को हम दूर कर सकें। फ्रॉम दीज ईच रूरल कम्युनिटी कैन चूज वट एवर विल सूट इट्स पर्पस, और उसके पर्पस को जो सॉल्व कर सके, मतलब ग्रामीण विकास का जो पर्पस है, ग्रामीण विकास को ग्रामीण गांव का विकास करने का जो पर्पस है उसको फुलफिल कर सके। तो उसके सबसे पहले हम क्या करेंगे? वी नीड टू लर्न फ्रॉम एंड ऑल्सो ट्राई टू when found a relevant practice, मतलब कहीं आस पास कहीं आनो भद्रा करतो यंतु विषय। लेट अस वेलकम द नोबल थॉट्स, लेट अस वेलकम द नोबल आइडियाज फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द विलेज और द आस पास के गाँव का शहर, कहीं भी जो हमारे गांव के लिए अच्छा है हम उसको करेंगे। तो हर व्यक्ति को ऐसे सोचना पड़ेगा, गांव के लेवल पर, गांव के एमएलए, गांव का जो एमएलए है या मुखिया है, जो गांव एमएलए गांव का भी, अपने गांव का भी हो सकता है, दूसरे गांव का भी होगा, लेकिन वो कहीं का भी हो, लेकिन अपने एरिया के बारे में जो लोकल के लिए वोकल का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमको समझना पड़ेगा। आसपास के हम अमेरिका इंग्लैंड की चीज़ों को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, लेकिन गांव के किसान, अगल बगल के गांव की मिट्टी वगैरह के बारे में हम जानकारी नहीं आती। बहुत सारे लोकली अवेलेबल हर्ब्स हैं जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं है और उसको लोग नुकसान पहुंचाते हैं, वो समाप्त हो रही हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे नेटिव नॉलेज से जुड़ी हुई थी। पहले के समय में यही नॉलेज, इसी नॉलेज के बल पर इंडिया आयुर्वेद का चैंपियन बना। आयुर्वेद जैसी नॉलेज की परंपरा आई है हमारे, तो वो चीज़ हमको करना पड़ेगा कि हमको खुद कुछ एवॉल्व करना होगा। लर्निंग बाय डूइंग, जो महात्मा गांधी का एक सिद्धांत था, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना।
तो उन्होंने बुनियादी शिक्षा कार्यक्रम में भी इस बात को बहुत ज़्यादा जोर दिया था। चलिए इसी के साथ हमारा इस लेसन रूरल डेवलपमेंट का एक लेसन बहुत ही बढ़िया लेसन था, जो कि गाँव का विकास देश का विकास है। और चाइना ने इसी पॉलिसी को अपनाया था और भारत में इस पॉलिसी से हम दूरी बनाए, और यही कारण है कि रूरल से अर्बन पॉपुलेशन का जो माइग्रेशन हुआ अर्बन एरियाज़ की तरफ, तो अर्बन एरियाज़ में भी प्रॉब्लम क्रिएट हुए। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।